अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। यहाँ से अब हम अपना टर्मिनल कोर्सेज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आ रहा है वीक 9 एंड 10 के मार्केट इक्विलिब्रियम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। इससे पहले हमने मिड एग्ज़ाम में मिड के कोर्सेज में दो टॉपिक डिस्कस किए जो थे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई। यानी आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा। अगर लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं हमें, तो अब हम मार्केट इक्विलिब्रियम को आसानी से समझ पाएंगे। डिमांड में हमने बात की कि जब डिज़ायर और परचेजिंग पावर हो किसी पर्सन में तो वो डिमांड कर सकता है, यानी उसकी डिज़ायर भी हो और परचेजिंग पावर भी हो, तो वहाँ आप देखते हो कि वो पर्सन ईजीली एक प्रोडक्ट की डिमांड करता है। डिमांड इज़ इक्वल टू डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर। और इसी तरह हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया, तो हमने कहा कि अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, यानी कुछ एजम्पशन साथ पहले रखेंगे। पीपल परचेज मोर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन प्राइसेस आर लोअर एंड लेस ऑफ इट व्हेन प्राइस इज हायर। यानी लोग ज़्यादा परचेज कर रहे होते हैं या प्राइसेस डाउन हो, कम हो, और लोग कम परचेज करना शुरू कर देते हैं जब प्राइसेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स जब आपके सामने हो। और सप्लाई की जब बात हो रही थी, तो सप्लाई में हमने कहा कि एक सप्लायर तब मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है जब उसे हाईएस्ट प्राइसेस मिल रही हो, यानी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो सप्लाई ज़्यादा हो रही होती है। ये था लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन कुछ एजम्पशंस हमने इसके साथ एक्सेप्शंस और एजम्पशंस को डिस्कस किया। तो अब हम लिंक करेंगे आज के टॉपिक को प्रीवियस टॉपिक्स के साथ कि मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कौन सी ऐसी सिचुएशन मार्केट में या कोई ऐसी सिचुएशन मार्केट में बन जाए जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएं, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो, तो आप इसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे कि अब मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है या कंडीशन में इन्वॉल्व हो चुकी है। यानी पहली सिचुएशन तो ये होती है कि सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। मार्केट में एक सिचुएशन ये पहले चलती है जब सीज़न का पीक होता है, उस वक्त आप देखते हो कि डिमांड ज़्यादा हो रही होती है। फैशन पीक हो सकता है, ट्रेंड या स्टाइल या सीज़न या जो भी हमने एक्सेप्शंस एजम्पशंस पढ़ी, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इनिशियल हम देखते हैं कि डिमांड ज़्यादा रहती है सप्लाई से, कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। उसके बाद दूसरी सिचुएशन बनती है कि डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती हैं, जब लोग फेडअप हो चुके होते हैं या प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके होते हैं, काफ़ी टेस्ट या ट्रेंड या फैशन अचीव्ड हो चुके होते हैं, तो तब आप देखते हो कि आप डिमांड और सप्लाई जो है अब इक्वल हो जाते हैं। कि पहले अगर डिमांड थी मार्केट में 500 यूनिट्स की और सप्लाई आ रही थी 400 की, ये इनिशियल कंडीशन थी। इसका मतलब है कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। दूसरी कंडीशन बन गई कि डिमांड इज़ इक्वल टू, चलो जितनी डिमांड 400 डिमांड 400 की सप्लाई आ रही है। फिर एक और सिचुएशन आती है जब डिमांड कम हो जाती है और सप्लायर के पास प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर चुका होता है। ये लोग अब, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि यूज़ टू हो चुके होते हैं, प्रोडक्ट की यूटिलिटी को अचीव कर चुके होते हैं, सेटिस्फाई हो चुके होते हैं, तो अब आप देखते हो कि डिमांड जो है वो कम हो जाती है सप्लाई के मुकाबले में। ये तीन कंडीशंस हम देखते हैं, और इनमें वो ऐसी कंडीशन जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएं, तो इसे आप कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। अब बात है कि प्राइस डिटर्मिनेशन, कि प्राइस कैसे डिटरमिन होती है, प्राइस कैसे जज की जाती है, मेजर की जाती है या डिसाइड की जाती है। देखें, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है सप्लाई और डिमांड फोर्सेस से, यानी सप्लायर या डिमांड होल्डर, ये दो फोर्सेस ऐसी हैं जो प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं। कि प्रोडक्ट की आप प्राइस देखते हो कि 100 रुपये पर केजी
सप्लायर की तरफ से होती है, और वहाँ जो डिमांड कर रहा है, जो जिसके पास परचेजिंग पावर है, जो परचेज करना चाह रहा है प्रोडक्ट, वो उसे 90 पे भी परचेज कर लेता है। यानी बार्गेनिंग के बाद 90 पे परचेज करने पे रजामंद हो जाता है। तो आप देखते हो कि यहाँ से डिमांड होल्डर जो था, डिमांड फोर्स जो थी, उसने प्रोडक्ट की प्राइस को यहाँ सिलेक्ट किया, डिसाइड किया। तो हमारा ये चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। यहाँ हमें डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिमाइंड करना होगा, उन्हें समझना होगा। तो आप अगर जो आपके पास प्रीवियस लेक्चर्स हैं डिमांड और सप्लाई के, तो उनको आप सामने रखें, उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ हम ज़रूर साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। जो बात मैंने की है यही कुछ आपके सामने इस स्लाइड में, कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ अ मार्केट स्टेट वेयर द सप्लाई इन द मार्केट इज़ इक्वल टू डिमांड इन मार्केट। सप्लाई और डिमांड अगर मार्केट में इक्वल हो जाएं तो आप इसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे। The equilibrium price is the price of good or service when the supply of it is equal to the demand for it in the market. If the market is at equilibrium, the price will not change unless an external factor change the supply or demand, which results in disruption of the equilibrium. यानी आपको कहा जा रहा है कि जब सप्लाई और डिमांड दोनों ही बराबर हो किसी मार्केट में, जितनी सप्लाई हो उतनी ही डिमांड हो, तो वहाँ से प्राइस को चेंज करना इजी नहीं होता। हाँ, ये है कि कोई और एक्सटर्नल फैक्टर मार्केट में इन्वॉल्व हो, तो फिर आप देखते हो कि अब प्राइसेस में चेंज आ सकते हैं, चाहे डिमांड और सप्लाई इक्वल ही क्यों ना हो। यानी इक्विलिब्रियम लेवल पे प्राइसेस चेंज नहीं होती, लेकिन कब हो सकती हैं? जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स कि नया प्रोडक्ट आ जाता है, नए कंपेटिटर आ जाते हैं मार्केट में, कम्प्लीमेंट्री आ जाता है, कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट आ जाता है, नया फिर सब्सटीट्यूशनल प्रोडक्ट आ जाता है, कोई और चेंज आ जाता है मार्केट में, सीज़न चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आप देखो ये एक्सटर्नल फैक्टर है। तो अब आप देखेंगे डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम अब डिस्टर्ब होगा, अब डिसरप्शन आएगी रिजल्ट में। तो ये आप हमने यहाँ देखा है। दोबारा डेफिनेशन में डिस्कस करना जा रहा हूँ कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ अ मार्केट स्टेट वेयर द सप्लाई इन मार्केट इज इक्वल टू डिमांड इन मार्केट। कि सप्लाई और डिमांड जो है मार्केट में इक्वल हो जाएं, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, तो इसे आप कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इसी तरह हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं कि सप्लाई डिमांड एंड इक्विलिब्रियम का रिलेशनशिप कुछ देख लें। इफ द मार्केट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, मार्केट फोर्सेस टेंड टू मूव इट टू इक्विलिब्रियम। पॉइंट ये है कि मार्केट को उस वक्त तक आप इक्विलिब्रियम में नहीं देख सकते जब तक आप डिमांड और सप्लाई का चेंज हो, दोनों इक्वालिटी में ना हो। और ये दोनों इक्विलिब्रियम कब आता है? जब इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड सप्लाई और डिमांड का दोनों एक पुश करें आपको, यानी प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन को इक्विलिब्रियम की तरफ, इक्वालिटी की तरफ। यानी मार्केट तक अब तो इक्विलिब्रियम में आती है जब सप्लाई और डिमांड फोर्सेस जो हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को इक्वालिटी की तरफ ले जाएं, मूव करें इक्वालिटी की तरफ। इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट फोर्स जो है वो सप्लायर है, चाहे वो डिमांड होल्डर है, परचेज़र है, ये दोनों फोर्सेस पुशअप करती हैं किसी भी प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम की तरफ। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे बनती है? ये बनती है परचेज़र या सप्लायर या सप्लाई और डिमांड फोर्सेस की वजह से। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। If market price is above the equilibrium value, there is an excess supply. In the market, a surplus. पहली कंडीशन ये है कि जब प्राइसेस जो है इक्विलिब्रियम, यानी मार्केट प्राइस इज अबाउ द इक्विलिब्रियम वैल्यू, कि मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम वैल्यू से हाई हो, तो वहाँ आप देखते हो कि सप्लाई, जो मार्केट में सप्लाई है, ये हमेशा ज़्यादा होगी। यानी सप्लाई अगर 10 यूनिट्स की है तो डिमांड 8 की चल रही होगी। वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ प्राइस इक्विलिब्रियम से हाईएस्ट होगी, प्राइस ज़्यादा चल रही होगी वहाँ।
इसी तरह क्योंकि हाईएस्ट प्राइस होती है तो डिमांड कम होती है, तो जब डिमांड 8 की है और सप्लाई 10 की है तो इसका मतलब है कि प्राइस ज़्यादा है। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट, डिमांड पॉइंट में लॉ ऑफ डिमांड यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जब सप्लाई ज़्यादा होगी, जितनी सप्लाई होगी, इजी लें इसे 10 यूनिट्स की सप्लाई आ रही है लेकिन वहाँ से डिमांड नहीं है उतनी, तो इसका एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि प्राइसेस ज़्यादा हैं, सरप्लस चल रहा है। इसी तरह विच मीन्स देयर इज़ अ मोर सप्लाई दैन डिमांड। तो फर्स्ट हमने पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लिया कि इसका मतलब है कि सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। डिमांड कम है, डिमांड कम कब होती है, जब प्राइसेस ज़्यादा हों। तो यहाँ हमें ये क्लियर हो रहा है कि जब भी प्राइस ज़्यादा होगी, सरप्लस में चल रही होगी, तो वहाँ सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है। In this situation, seller we tend to reduce the prices of their goods or services to clear their inventories. ये ऐसी कंडीशन है जब एक सप्लायर या एक प्रोड्यूसर फिर ये चाहता है कि अब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स को, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को रिड्यूस करे, कम करेगा, मिनिमाइज करेगा, तो फिर वो उस कंडीशन में इन्वॉल्व हो जाएगा जब जितनी सप्लाई करेगा उतनी डिमांड रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो महंगा आ रहा है उसका, और प्रोडक्ट कॉस्टली प्रोडक्ट और एक्सपेंसिव है, तो इस प्रोडक्ट को कैसे अब आपने उस लेवल पे लाना, इक्विलिब्रियम लेवल पे। अब आप एक कंडीशन ये बन सकती है कि इसके एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए। They probably will also slow down their production or stop ordering new inventories। एक और कंडीशन ये हो सकती है कि अब आप एक सप्लायर जो है वो नई इन्वेंट्री प्रोड्यूस नहीं करेगा, या तो पहले तो ये काम कर ले कि जितनी इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहा है उस इन्वेंट्री को, उसकी कास्ट को कंट्रोल करे। दूसरा ये है कि इन्वेंट्रीज जितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उन यूनिट्स में कमी लाए, कि मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और 10 के बदले मेरे 8 यूनिट की डिमांड है, तो अब वो 9 या 8 पे ला सकता है। एक दूसरी कंडीशन पॉइंट ये भी साथ है। अब आप देखें, हम ये देख रहे हैं किस तरह इक्विलिब्रियम पे आना है। The lower prices entices more people to buy, which will reduce the supply further। अब ये होगा कि लोगों को, अगर आप चाहते हैं ज़्यादा परचेज करें, तो आपको प्राइसेस को कम करना होगा, या प्राइसेस कम करें या अपनी इन्वेंट्रीज को, प्रोडक्शन को कंट्रोल करें आप। इसी तरह लास्ट आप देखें तो यानी फर्स्ट सिचुएशन तो ये हो सकती है कि सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए सप्लायर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ या डिफरेंट पॉलिसीज़ ले सकता है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करें, या इन्वेंट्रीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, कंट्रोल करें, रिड्यूस करें। तो उससे ये होगा कि प्राइसेस कंट्रोल होंगी, प्राइस कंट्रोल होने से अल्टीमेटली डिमांड में इंक्रीज़ आएगा। तो जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो फिर सिचुएशन बन जाएगी, थर्ड सिचुएशन ये होगी, और थर्ड सिचुएशन आप देखोगे कि डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई कंडीशन बनेगी जो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, या इन दो सिचुएशंस के दरमियान यानी पीक सरप्लस ऑफ सप्लाई की, सप्लाई का जब सरप्लस हो और जब सप्लाई की शॉर्टेज, ये दो सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन सरप्लस की होती है, लास्ट सिचुएशन शॉर्टेज की होती है, और शॉर्टेज और सरप्लस के दरमियान जो सप्लाई की सिचुएशन बनती है उस वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। आप 3 पॉइंट्स नोट कर लें, आगे हमारे पास एक ग्राफ आ रहा है, टेबल आ रहा है, वहाँ हम इन सिचुएशन को काफ़ी इजीली देख लेंगे। कि पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि फर्स्ट सिचुएशन सरप्लस की होगी, सप्लाई का सरप्लस ऑफ सप्लाई। सेकंड सिचुएशन होगी इक्विलिब्रियम, सप्लाई इक्वालिटी ऑफ सप्लाई विद डिमांड, सेकंड से सिचुएशन होगी। थर्ड सिचुएशन होगी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई का सरप्लस हो, डिमांड कम होगी। सप्लाई और डिमांड इक्वल होंगे जब आप इस सरप्लस को कंट्रोल करेंगे और डिमांड की शॉर्टेज को कंट्रोल या मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर सिचुएशन में आप फेस करते हो, एक प्रोड्यूसर फेस करता है, एक सप्लायर फेस करता है, और वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की आ जाती है। इसी तरह लास्ट सिचुएशन आपके सामने बन सकती है, एक सप्लायर के सामने बन सकती है, वो हो सकती है कि डिमांड का सरप्लस हो और सप्लाई की शॉर्टेज हो। आज आप देख लें कि अगर लोड शेडिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डिमांड का सरप्लस है, सरप्लस ऑफ डिमांड है और शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है।
जिसकी वजह से ये सिचुएशन है। लेकिन एक ये सीज़न ऐसा भी आ जाता है जब जितनी डिमांड होती है उतनी ही सप्लाई आ सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए, इसका मतलब है कि सप्लायर ने कोई ना कोई ऐसी इनिशिएटिव लिए हैं, ऐसे स्टेप्स लिए हैं कंट्रोल करने के, मैनेज करने के, कि अब वो सिचुएशन में कोई कंडीशन में इन्वॉल्व हो चुका है इक्विलिब्रियम की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज़ को कुछ ज़्यादा देख लेंगे कि इफ़ द मार्केट प्राइस इज़ बिलो द इक्विलिब्रियम वैल्यू देन देयर इज़ एक्सेस इन डिमांड। अब ये आपको बता रहा है कि सप्लाई की शॉर्टेज क्या होगी। सप्लाई की शॉर्टेज तब आएगी जब आप देखते हो कि सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो। इसका मतलब है प्राइसेस कम हों, प्राइसेस जैसे कम होना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ से सप्लाई बढ़ती है, सॉरी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ेगी तो जितनी सप्लाई होगी वो सेल होना शुरू हो जाएगी, और सप्लाई की जैसे सेल होगी तो शॉर्टेज आएगी। तो ये शॉर्टेज की कंडीशन और सरप्लस की कंडीशन अल्टीमेटली आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इन्वॉल्व करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं। In this case, buyer will bid up the prices of goods or services in order to obtain the good or service in short supply. As the price goes up, some buyers will be trying because they don't want or can't pay the higher prices. Additionally, seller more than happy to see the demand will start to supply more of it. अब ये आपको क्लियर हो रहा है कि तीन सिचुएशन से हमेशा एक मार्केट गुजरती है, एक मार्केट इन्वॉल्व रहती है तीन कंडीशन या सिचुएशन। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि सप्लाई का सरप्लस होगा, एक्सेस होगा, यानी डिमांड कम होगी। दूसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम। लास्ट कंडीशन सप्लाई जो है इसकी शॉर्टेज होगी। जैसे सप्लाई की शॉर्टेज आती है, सप्लाई की शॉर्टेज से डिमांड क्या हो रही होती है, इंक्रीज होती है, काफ़ी बढ़ रही होती है। और सप्लाई की शॉर्टेज कब बनती है? पहली कंडीशन प्राइस की हो सकती है, नेक्स्ट कंडीशंस हो सकती हैं एजम्पशंस जो हमने पढ़े, फैशन है, ट्रेंड है, सीजनल चेंज है, इसकी वजह से भी आ सकता है। तो ये आपके सामने हमने तीन कंडीशंस रखी, जिनमें फर्स्ट ये है कि डिमांड सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई का सरप्लस होगा। ये आपके पास देख लें, ग्राफ मैंने रखा है यहाँ, ये एक ही प्राइस है, यानी प्राइस अगर 10 है, इस पे डिमांड, क्वांटिटी डिमांड आप देख लें कि 100 यूनिट्स हो, तो आप इसे कहेंगे कि ये देखें, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जब क्रॉसिंग पॉइंट जो आपके सामने है, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ई इसे कहेंगे आप, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई नॉट ई डॉट आप कह सकते हैं। इसी तरह डिमांड का एक्सेस और डिमांड की शॉर्टेज, सप्लाई का एक्सेस और सप्लाई की शॉर्टेज। तो सप्लाई ज़्यादा हो अगर सरप्लस में जा रही हो, आप देखेंगे डिमांड कम होगी। और इसी तरह अगर सप्लाई की आप देख लें कि सप्लाई फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्टेज में जा रही है, तो वहाँ से डिमांड आपको ज़्यादा नज़र आएगी। और इसी तरह डिमांड अगर आप फर्स्ट देख लें शॉर्टेज है, तो सप्लाई के सरप्लस होगा, डिमांड का सरप्लस है तो सप्लाई का शॉर्टेज होगा। अब हम एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं जो बात हो रही है, ताकि क्लियर हो जाए। देखें, यहाँ हमने प्राइसेस ऑफ वीट पर केजी पे डिस्कस हम कुछ कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड इन मिलियन टन्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन मिलियन टन्स। ये हमेशा आप देखते हो कि क्वांटिटी डिमांड जो और क्वांटिटी सप्लाई जो है, ये किसी मेजरेबल यूनिट में होगी। ये मार्केट कंडीशन और प्राइस चेंज के साथ सिचुएशन है आपके पास। पहला ये है कि जब प्राइस 2 थी, यानी 2 पर केजी थी, तो क्वांटिटी डिमांड, यहाँ डिमांड 18 की थी लेकिन कोई सप्लाई नहीं हो रही थी। यानी जब 18 रुपये, सॉरी 2 रुपी या 2 रुपये गंदम की प्राइस थी, तो वहाँ कोई, यहाँ आप देखा आपने, सप्लाई नहीं है। इसका मतलब है कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, अपवर्ड मूवमेंट है, ये अपवर्ड ट्रेंड है। अपवर्ड ट्रेंड जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है यहाँ और सप्लाई कम है, डिमांड का सरप्लस है और सप्लाई का शॉर्टेज है। आप देखते हो कि डिमांड यहाँ अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं आ रहा। डिमांड डाउनवर्ड कब होगा कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ हो, यानी आप कह सकते हो कि लेफ़्ट टू राइट जब जाए, तो यहाँ डिमांड कर्व अपवर्ड जा रहा है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह डिमांड यानी ज़्यादा थी
और सप्लाई तो डिमांड इंक्रीजिंग ट्रेंड में यहाँ नज़र आ रही है, अपवर्ड चेंज है, ये अपवर्ड मूवमेंट है, यहाँ प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट है। इसी तरह प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट कब होता है कि डिमांड ज़्यादा हो, डिमांड आपको यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है लेकिन कोई सप्लाई नहीं आ रही। इसी तरह V4 पे जब यानी आप पर प्राइस आ जाती है, प्राइस आप देख लें 4 आ गई है, प्राइस 2 थी, कम थी तो डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन प्राइस जब ज़्यादा होती है तो आप देखते हो कि डिमांड कम हो जाती है। प्राइस 2 से 4 हुई, प्राइस में चेंज आया तो डिमांड तो कम हो गई, लेकिन वहाँ सप्लाई जो है सिर्फ 4 मिलियन टन्स की सप्लाई करता है सप्लायर, या आप कह सकते हो किसान या फार्मर या मिल मालकान, मिल्स जो हैं, तो ये सिर्फ 4 मिलियन टन्स की सप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, अपवर्ड मूवमेंट अभी भी। यहाँ प्राइस तो इंक्रीज़ हुई है, डिमांड भी कम हुई, लेकिन सप्लाई उससे भी कम आई, सप्लाई की और डिमांड की परसेंटेज देखें तो बराबर नहीं जा रही। जैसे प्राइस 4 से 6 की तरफ जाती है तो यहाँ डिमांड जो है 14 पे आ जाती है और सप्लाई जो है ये 8 पे आ जाती है, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, ये भी अपवर्ड मूवमेंट है। लेकिन जैसे आपने देखा कि प्राइस 8 होती है, लोगों ने जब देखा कि प्राइसेस तो और बढ़ रही हैं, प्राइसेस जैसे 8 पे गई हैं, प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड कम होगी, डिमांड 14 थी तो 12 हो गई है, लेकिन यहाँ से सप्लायर ने उसको अब एक रीज़नेबल, एक सूटेबल प्राइस, यहाँ जो वो चाह रहा था वो प्राइस मिला, तो हमने यही देखा, यही पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई में। एक सप्लायर तब सप्लाई लॉन्च करता है मार्केट में जब वो देखता है कि प्राइसेस अब ज़्यादा हो गई हैं, तो अब प्राइस जैसे ज़्यादा हुई तो एक सप्लायर ने 12 मिलियन टन्स जो हैं उनकी सप्लाई मार्केट में लॉन्च कर दी है। तो अब वो पॉइंट आ गया जब डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई, दिस इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इसी तरह प्राइस 8 से 10 होती है तो यहाँ डिमांड कम हो जाती है, ये अब प्राइस बढ़ रही है, प्राइस उस लेवल पे आ गई जब डिमांड कम हो गई, लेकिन सप्लायर ने तो 16 यूनिट्स यहाँ 16 मिलियन टन्स यहाँ क्वांटिटी को सप्लाई कर दिया, लेकिन डिमांड होल्डर्स की डिमांड पहले से प्रीवियस परसेंटेज से या रेशो से कम हुई। तो आप डिमांड देखें, थर्ड सिचुएशन कंडीशन में हम इन्वॉल्व हो गए और डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई, डाउनवर्ड। इसी तरह लास्ट है कि अगर प्राइस इससे भी ज़्यादा हो, यानी फिर चेंज आया प्राइस में, प्राइस 12 हो गई, जैसे प्राइस 12 हुई है तो वहाँ क्वांटिटी डिमांड 8 पे हो गई और क्वांटिटी सप्लाई जो है 20 पे आ गई। तो अब सप्लायर तो सप्लाई कर रहा है, लेकिन जो परचेज़र है वो परचेज़ नहीं कर रहा वैसे जैसे वो पहले डिमांड कर रहा था, पहले वो प्रोडक्ट की डिमांड चाह रहा था, पहले वो परचेज़ करना चाहता था, तो डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई एंड दिस इज़ अ डाउनवर्ड मूवमेंट। ये हमने देखा कि डिमांड का इंक्रीज, अपवर्ड मूवमेंट। हमने सिर्फ यहाँ डिमांड साथ सप्लाई के भी रख सकते हैं, हम एक कर्व मैं आपको शेयर कर दूंगा, ग्राफ इसी टेबल पे शेयर कर दूंगा आपको पीडीएफ में, तो आप ग्राफ देखेंगे तो आप दोनों कंडीशंस को साथ लिख सकते हैं, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड एंड इक्विलिब्रियम लेवल। ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड, बट डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, दो ये कंडीशन भी आप लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास आज का फर्स्ट टॉपिक था जहां हमने डिस्कस किया कि आपके पास मार्केट इक्विलिब्रियम को हमने यहाँ देखा, मार्केट इक्विलिब्रियम है क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कैसे बन सकती है। तो हमने बात की कि जब मार्केट फोर्सेस जो हैं, डिमांड और सप्लाई ही हैं मार्केट की, जो प्राइसेस को जिसकी बेसिस पे डिसाइड होती हैं, जिसकी बेसिस पे आप प्राइसेस में चेंज आ रहा होता है। प्राइस का चेंज कब आ रहा होता है, जब प्राइस डिमांड और सप्लाई में चेंज आए, ये दो फोर्सेस का चेंज ही आप देखते हो कि प्राइसेस को डिसाइड करते हैं। प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी, और रीज़न क्या होगा, डिमांड और सप्लाई ही होगा। ये हम डेली रूटीन में यही चीज़ें देखते हैं कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट देखें उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो रही होती हैं, यानी सुबह अगर किसी मार्केट में जाएं आप, पेरिशेबल में है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, ऐसी मार्केट में आप जाएं तो सुबह की प्राइस कुछ और होगी, टाइम गुजरने के साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे रश होगा प्राइसेस कुछ और होंगी, जैसे मार्केट डाउन होगी प्राइसेस कुछ और, मार्केट एंड हो रही, वाइंड अप हो रही, प्राइसेस कुछ और होंगी। लेकिन ये प्राइसेस कौन डिसाइड कर रहा है, ये प्राइसेस डिसाइड हो रही हैं नंबर ऑफ कस्टमर की बेसिस पे, नंबर ऑफ सेलर की बेसिस पे, कंपेटिटिव एज की बेसिस पे।
कंपेटिटिवनेस की बेसिस पे। ये हमारे पास टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक। अब हमारी आउटलाइन में एक और टॉपिक लिखा दिया गया है जो सिर्फ समझने के लिए है कि मार्केट क्या है, व्हाट इज़ मार्केट। ये मार्केट आप किसे कहेंगे, तो इसको हम कुछ ब्रीफ टॉपिक है बस शॉर्टली यहाँ ब्रीफली देख लेते हैं। A market is defined as the sum total of all the buyer and sellers in the area or region under consideration. The area may be earth or countries, region, state or cities. यहाँ हमें कहा गया, पहले हम ये देख लें कि मार्केट किसे कहेंगे। मार्केट आप नॉर्मली देखते हो कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ कोई भी ऐसी प्लेस, कोई भी ऐसी जगह जहाँ बायर भी मौजूद हों, सेलर भी मौजूद हों और लीगल हो, या ऐसी जुरिडिक्शन हो जहाँ बायर भी अवेलेबल हों, जहाँ सेलर भी अवेलेबल हो, तो वो प्लेस, वो जगह मार्केट कहलाती है, उसे हम मार्केट कह रहे होते हैं। तो आपको यहाँ इसीलिए हमने फर्स्ट कह दिया कि सम टोटल ऑफ ऑल द बायर्स एंड सेलर इन द एरिया और रीजन अंडर कंसिडरेशन। कोई भी ऐसी जगह जो जहाँ कुछ लोग जमा हो जाएं, बायर हो, सेलर हो, लीगल हो, मीन्स के लीगली रजिस्टर्ड हो, लीगली इशूड हो, अलाउड हो स्टेट अथॉरिटीज़ या रीजनल अथॉरिटीज़ की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो आप इसे मार्केट कहेंगे। द वैल्यू, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ आइटम्स ट्रेडेड आर एज पर फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। फिर वही बात हम कर रहे हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट जो हैं ये सेल हो रहे हों, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हों, प्रोडक्ट डील हो रहे हों, लेकिन सप्लाई और डिमांड फोर्सेस की बेसिस पे, तो आप इसे भी मार्केट कहेंगे। द मार्केट में बी अ फिजिकल एंटिटी और मे बी वर्चुअल, इट मे बी लोकल और ग्लोबल, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। ये हमारे आगे टॉपिक आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे, वीक्स या चैप्टर्स में हम जाएंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि परफेक्ट मार्केट क्या होती है, इम्परफेक्ट मार्केट क्या होगी, लोकल मार्केट आप इसे कहते हैं, ग्लोबल मार्केट ग्लोबली यानी इंटरनेशनली कोई मार्केट हो, फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, जैसे इंटरनेशनल कोई भी मार्केट जहां आप कुछ परचेजिंग कर सकें या कुछ सेल कर सकें, तो ऐसी लोकल मार्केट है। यानी सिर्फ एक लोकेलिटी तक, एक डिस्ट्रिक्ट तक हो, रीजनल है, एक रीजन हो, डी खान है, टोंक है, पिशावर है, फॉर एग्जांपल कर्रक है, कोहाट, इन रीजन्स में अगर कोई ऐसी मार्केट के 2 या 3 रीजनल मार्केट बन जाएँ, या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील हैं जैसे डी खान की, तो इन तमाम की एक मार्केट सिर्फ बन जाए, तो इसे आप फिर क्या कह रहे होते हो कि ये रीजनल है या लोकल है। ऐसी मार्केट्स में हम कह सकते हैं कि फिजिकल एंटिटी आप मार्केट को कह सकते हैं। एक और डेफिनेशन हम ले सकते हैं कि मार्केट इज द प्लेस वेयर टू पार्टीज कैन गैदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट आप किसे कहेंगे कि जब दो पार्टीज या दो से ज़्यादा इन्वॉल्व हों और एक्सचेंज, गुड्स की एक्सचेंज या सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज में एक दूसरे को फैसिलिटेट करें या बार्गेनिंग हो रही हो, तो आप इसे मार्केट कहेंगे, इस प्लेस को मार्केट कहेंगे। इसी तरह के द पार्टीज इन्वॉल्व आर यूजुअली बायर एंड सेलर। द मार्केट में बी फिजिकल लाइक द रिटेल आउटलेट वेयर पीपल मीट फेस टू फेस, और वर्चुअल लाइक एन ऑनलाइन। यानी आज वर्चुअल ऑनलाइन मार्केट्स हम देखते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस, तो या तो मार्केट ऑनलाइन होगी, ये भी एक मार्केट ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस की जब हम बात करते हैं। और अगर फिजिकल हो, नॉन वर्चुअल हो, तो आप इसे फेस टू फेस मार्केट की कंडीशन पे देखेंगे, वेयर देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। और ऑनलाइन में देखें तो कोई फिजिकल कंटेक्ट हमें नज़र नहीं, फेस टू फेस नज़र नहीं आ रहा होता। मीन्स के बायर किसी टाइम ऑर्डर कर लेता है, सेलर किसी और टाइम उस ऑर्डर को अचीव करता है, तो इस तरह एक मार्केट की कंडीशन तो ज़रूर बनती है, लेकिन फेस टू फेस इन्वॉल्वमेंट या फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र नहीं आती। तो यहाँ हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा है, डेफिनेशन देखने की कोशिश की है कि मार्केट किसे कहेंगे। या मार्केट is a place where two or more than two buyer and sellers meet together for the purpose of bargaining, for the purpose of dealing of products, for the purpose of trade. और यहाँ हमारा ही टॉपिक कंप्लीट हुआ। और हम जो मेजर टॉपिक आज दो देख रहे थे, मैंने पहले आपको कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस क्या होगी और मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगी। तो मार्केट इक्विलिब्रियम आप तो क्लियर कर चुके हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस आप किसे कहेंगे, कि प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है। पॉइंट है कि प्राइस डिटर्मिनेशन इज़ अ वर्थ दैट
buys a finite amount, weight or another match of goods or services. In other words, it is also expresses the value of goods produced and the services rendered by the factors of production, such as land, labor, and capital. Thus, the determination of price is of great significance in economy. देखें, जब डिटर्मिनेशन मींस कि एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस प्रोडक्ट में आप देखते हो कि मटेरियल का यानी उसकी प्रोडक्शन के टाइम जब उस पर आप कास्ट जिसे हम कहते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी इन्वॉल्व हो रही होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी मटेरियल भी वहाँ होगा, वहाँ कैपिटल का होना ज़रूरी है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वहाँ काफ़ी एक्सपेंसेस आपको करने पड़ते हैं, कास्ट लगानी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे करने पड़ जाते हैं, लेबर का खर्चा हो जाता है, फैक्ट्री का फैक्ट्री हेड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तमाम एक्सपेंसेस होते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वहाँ तक वो कास्ट होती है प्रोडक्ट की। अब कास्ट के बाद वो प्रोडक्ट यानी पहले एक प्रोड्यूसर के पास है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से अल्टीमेट यूज़र तक जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस से पास होते होते हर एक स्टेज पे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यू या कास्ट इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। ये जैसे कास्ट जब अल्टीमेट यूज़र तक पहुंचता है प्रोडक्ट, तो उसकी कोई ना कोई एक फाइनल एक अल्टीमेट प्राइस, एक रीजनेबल प्राइस आप देखते हो उस पर होती है, और प्राइस जो है प्राइस में कास्ट प्लस प्रॉफिट इन्वॉल्व हो जाता है, टैक्सेस, अदर एक्सपेंसेस सब कुछ इन्वॉल्व, यानी सम अप करके आप एक जब वैल्यू देखते हो प्रोडक्ट की तो वो उसे हम प्राइस कहते हैं। लेकिन ये प्राइस डिटरमिन कैसे की जाती है? ये मार्केट को देख के, सप्लाई और डिमांड को देख के ये प्राइस डिटरमिन की जाती है। आपने देखा यही जब कोविड का प्रॉब्लम चल रहा था तो काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क है, जैसे फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको आपने देखा कि वे बहुत ही लोअर प्राइसेस पे लोग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे और ट्रेड कर रहे थे, बेच रहे थे, क्योंकि इस कंडीशन में आप लोगों की परचेजिंग पावर डाउन हो रही थी, तो वहाँ से मार्केट की डिमांड भी इफ़ेक्ट हो रही थी और डाउन हो रही थी। जैसे मार्केट डिमांड इफ़ेक्ट हुई है, डिमांड कम हुई है, तो सप्लायर ने प्राइसेस को फिर कम किया है। तो प्राइस कैसे डिटरमिन की गई? डिमांड को देखते हुए सप्लायर ने प्राइसेस को कंट्रोल किया, कम किया, काफ़ी बिजनेसेस ख़त्म हो गए। तो ये हम बात ये कर रहे हैं कि प्राइस क्या है? प्राइस इज अ वर्थ दैट बाइज अ फाइनाइट अमाउंट, वेट और अनदर मैच ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या तो वेट को आप की बेसिस पे प्राइस डिटरमिन करते हैं, किसी फाइनाइट अमाउंट को आप प्राइस कह सकते हैं, या फिर आप कैसे मैच ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये हमारे पास है प्राइस डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। इस लास्ट पॉइंट हमारे सामने है कि दस डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ग्रेट सिग्निफिकेंस, कि प्राइस को डिटरमिन अगर बेस्ट किया जाए, सूटेबल प्राइस हो, तो फिर आप देखते हो कि अच्छे प्रॉफिट्स भी अर्न किए जा सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट हमने कुछ यहाँ अपना कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, कॉन्सेप्ट देखा कि प्राइस डिटर्मिनेशन आपके पास डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर, मार्केट कंडीशन की बेसिस पर, शॉर्टेज, इक्विलिब्रियम या सरप्लस को देखते हुए मार्केट की प्राइस। अब थोड़ा एलेबोरेट करेंगे जो हमने डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पे जो बात की, कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस आप किसे कहेंगे? कास्ट ऑफ गुड्स क्या होनी चाहिए? कास्ट ऑफ गुड्स आप समझते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की कास्ट, गुड्स और सर्विसेज की कास्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्रोडक्ट बनने जा रहा है तो उसमें मटेरियल की कास्ट कितनी लगी, आपने लगाई, इंग्रेडिएंट्स यानी जो जो यूज़ किए हैं उन तमाम को आप देखेंगे कि इनकी कितनी कास्ट हमें हमें पड़ गई है, कितना एक्सपेंस किया हमने। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि हमने लेबर को कितनी सैलरी या वेज दी। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी फैक्ट्री में फ्यूल है, लाइटिंग है, ये खर्चे कितने हुए, फिर हम एडवर्टाइज़ क्या करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा हुआ। ये तमाम एक्सपेंसेस को आप कंबाइन करके इसे आप कह देते हो कि ये भी कास्ट और ये एक फैक्टर है जो प्राइस डिटर्मिनेशन में आपको हेल्प आउट करता है। यानी आप बजटिंग कर रहे हैं तो बजटिंग में आप यही देखेंगे कि हम एक प्रोफार्मा स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक प्री डिटर्मिनेशन कर रहे हैं कि पहले इस एक खर्चा ये होगा, दूसरा खर्चा ये होगा, तीसरी कास्ट ये होगी, फोर्थ फैक्टर ये होगा, फिफ्थ फैक्टर, तो इन तमाम को कंबाइन करके एक पॉइंट, तो यहाँ से भी आप इजीली प्राइसेस डिटरमिन कर सकते हैं।
इसी तरह आपको कहा गया कि इन अ फ्री मार्केट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन द प्राइसेस। और जब फ्री मार्केट हो वहाँ डिमांड और सप्लाई ही प्रोडक्ट की प्राइसेस को डिसाइड करते हैं। एक प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्रोडक्ट पे अगर 80 रुपीज़ कास्ट है और मार्केट में प्रोडक्ट आप देखते हो कि 140 पे भी सेल हो रहा है, तो अब आपका मार्जिन 20 भी प्रॉफिट रीज़नेबल था, लेकिन वो प्रोड्यूसर जो है वो 80 पे प्रोड्यूस करते और फिर उसी को वैसे 140 पे ही सेल करता है, हालांकि उसे पता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी रेशो में प्रॉफिट की ले रहा हूँ। लेकिन मार्केट को देखते हुए कि प्रोडक्ट सेल हो रहा है, अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है और मार्केट में डिमांड है उसके प्रोडक्ट की, चाहे वो प्रोडक्ट इतना कॉस्टली नहीं है, तो वो एक हाईएस्ट प्रॉफिट वहाँ अर्न करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है प्रोड्यूसर। इसका मतलब है उसने डिमांड को देखते हुए अपने प्रोडक्ट की या मार्केट डिमांड को देखते हुए प्रोडक्ट पे हाईएस्ट रीजनेबल उसकी प्राइस डिसाइड की। The government doesn't interfere in the determination of prices. However, in some cases, the government may intervene in determining the prices. For example, the government has fixed the minimum selling price of the wheat. कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट का आप देखते हो कि प्रोडक्ट या प्राइसेस डिसाइड नहीं करती, लेकिन कुछ में करती है। आप डेली प्राइस लिस्ट देखते हो, फूड अथॉरिटीज़ जो हैं वो या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ वो डेली एक या वीकली किसी प्रोडक्ट्स की ज़रूर आप देखते हैं कि प्राइसेस डिसाइड करती हैं और वो अनाउंस की जाती हैं कि इस प्रोडक्ट पर केजी क्या होगा वो, लेकिन क्वालिटी को देखते हुए वहाँ प्रोडक्ट की प्राइसेस डिसाइड की जाती हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट पॉइंट ये देखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस जो हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सर्विसेज की बेसिस पे जज की जाएंगी। सेकंड पॉइंट ये है कि फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के पॉइंट पे भी डिस्कस की जा सकती है। मार्केट को देखते हुए आप प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन कर सकते हो, प्रोडक्ट के वेट को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को देखते हुए आप कर सकते हो, प्रोडक्ट वर्थ को देखते हुए प्राइस डिटरमिन की जा सकती है, प्रोडक्ट की कंडीशन को देखते हुए प्राइस डिटरमिन की जा सकती है, सरप्लस डिमांड या सप्लाई के सरप्लस या शॉर्टेज या इक्विलिब्रियम को देखते हुए, यानी सिचुएशन या कंडीशन को देखते हुए, उसके मूवमेंट को देखते हुए प्राइस डिसाइड की जा सकती है। तो ये हमारा टॉपिक था डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम उन फैक्टर्स पे बात कर लें जिन फैक्टर्स की वजह से प्राइसेस डिटरमिन होती हैं, प्राइसेस डिसाइड होती हैं। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम इशू हो आप ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।